प्रकाश दीनपुर नाम के एक छोटे से कस्बे में रहता था। प्रकाश पेशे से नाई था। वो गरीब था तो उसके पास दुकान नहीं थी, इसलिए प्रकाश एक पेड़ के नीचे ही अपनी नाई की दुकान चलाता था और घर का गुजारा करने लायक रोजाना की कमाई कर ही लेता था। अरे प्रकाश, जरा दाढ़ी तो बना दे भाई, है? समय ही नहीं मिलता यार। आज साले की शादी में जाना है, थोड़ी अच्छी बनाना, ठीक है? ठीक है मदन भाई, आप बैठो, मैं अभी आपकी दाढ़ी बना देता हूँ। बाल भी लंबे हो रहे हैं, कहो तो सेट कर दूं? हाँ भाई कर दे भाई कर दे। वैसे काफी दिन हो गए यार भाई बाल कटवाए हुए भाई। प्रकाश भैया, अगर इनका काम हो जाए तो मेरे बाल काट देना भैया, मुझे 1 घंटे में शहर निकलना है। बस आप बैठो, इनका काम हो ही गया समझो। प्रकाश भाई, अब तो तुम भी अपनी नाई की दुकान ले लो, है भाई? कब तक इस पेड़ के नीचे दुकान चलाते रहोगे भाई? है? मैंने सुना है हमारे कस्बे में एक नई नाई की दुकान खुलने वाली है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे सारे ग्राहक उस नई दुकान पर चले जाए भाई। कोई बात नहीं भैया, हम किसी के हाथ नहीं रोक सकते। अगर नाई की नई दुकान खुल रही है तो खुल जाए। मैं तो अपना काम पूरी ईमानदारी से वैसे ही करता रहूंगा जैसे आज तक करता आया हूँ। ऐसे ही दिन बीते। एक दिन मंगत नाम के एक आदमी ने उस कस्बे में नाई की दुकान खोल ली। मंगत के पास कस्बे के लोगों की भीड़ लगने लगी। भीड़ लगने का भी एक बहुत ही अलग कारण था। अरे भीखू, आज तूने कितने रुपए कमाए? मैंने तो 10 रुपए कमा लिए भाई। वैसे ये बढ़िया है, बाल भी कटवा लो और बदले में पैसे भी कमाओ, है? और मंगत नाई कैसे हो? सचमुच तुमने तो हम सभी गांव वालों को कमाने का जरिया बता दिया भाई, है? अरे भैया, बस यूं समझ लो कि मैं तो कस्बे वालों का भला करने आया हूँ। तुम लोग जितने मुझे बाल दोगे उतने रुपए कमाओगे। असली बात ये थी कि मंगत लोगों को बाल काटने के बदले कुछ रुपए दे देता था और उनके बाल अपने पास जमा कर लेता था। कस्बे के सीधे साधे लोग उस सच्चाई को नहीं जानते थे जो प्रकाश समझ रहा था। प्रकाश ने कस्बे वालों को बहुत समझाने की कोशिश की, पर कोई भी उसकी बात को नहीं मानता था। मंगत के पास बाल कटवाने के लिए हर समय कोई न कोई कस्बे वाला खड़ा ही रहता था, क्योंकि उसके मन में यही लालच होता था कि जितने बाल देंगे उतने मंगत उनको पैसे देगा। प्रकाश जानता था कि गांव वाले जो गलती कर रहे हैं उसका उन्हें पछतावा होगा, पर उस वक्त कस्बे वालों को समझाना उनके बस की बात नहीं थी। इसलिए प्रकाश उस कस्बे को छोड़कर दूसरी जगह काम के लिए निकल पड़ा। रास्ते में पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे थे। प्रकाश ने उन्हें प्रणाम किया। बाबा, मेरे मन में बहुत चिंता है, कृपया उसे दूर करने का कोई उपाय बताइए। मैं अपने गांव से तो निकल आया हूँ, पर मेरा मन खुश नहीं है। पता नहीं दूसरे गांव में भी जाकर मेरा काम चलता भी है या नहीं। बेटा, मैं अपने अंतर्मन से सब कुछ जान गया हूँ। तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो। मैं देख रहा हूँ कि किसी बेईमान व्यक्ति ने तुम्हारा सारा काम धंधा चौपट करवा दिया है, पर तुम निराश मत हो। मैं तुम्हें एक ऐसी जादुई कंघी दूंगा जो भविष्य में तुम्हारे बहुत काम आएगी। साधु बाबा से जादुई कंघी लेकर प्रकाश एक गांव में पहुंचा, पर वो वहां पहुंचकर और भी परेशान हो गया। उसने देखा उस गांव में सब लोग गंजे हैं, किसी के भी सिर पर बाल नहीं है। इस गांव के सब लोग गंजे क्यों हैं? मुझे किसी से इसका कारण पूछना होगा। भैया जरा सुनो तो, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए। इस गांव में सब लोग गंजे क्यों हैं? भैया, इस गांव में बहुत ही बुरा हुआ। मंगत नाम के एक नाई ने इस गांव में नई दुकान खोली थी। हाँ। व्यक्ति मंगत के बारे में पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर प्रकाश सारा माजरा समझ जाता है। पर वो जानता था कि अगर वो इस वक्त अपने कस्बे वालों को समझाने की कोशिश करेगा तो उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। प्रकाश ने सोचा कि जब इस गांव में सब गंजे हैं, किसी के बाल नहीं हैं, तो उसका काम कैसे चलेगा। इसलिए वो वहां से किसी और गांव में काम की तलाश में जाने लगा। तभी उसे साधु बाबा की दी जादुई कंघी का ध्यान आया और उसने उस व्यक्ति से कहा, अगर आप मेरी बात पर विश्वास करें तो मैं आपके लिए बाल फिर से उगा सकता हूँ। क्या ऐसा कर सकते हो? ऐसा हो सकता है? मुझे इस बात पर विश्वास नहीं भैया। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी इस बात को सच साबित करता हूँ। प्रकाश ने जैसे ही उस व्यक्ति के गंजे सिर पर कंघी फेरी, व्यक्ति के सिर पर बाल आ गए। अब वो गंजा नहीं था, उसके सिर पर अच्छे खासे बाल उगाए थे। अपने सिर पर बाल देखकर वो व्यक्ति खुशी से फूला समाता। गांव वाले जब उस व्यक्ति के सिर पर बाल देखते हैं तो सब गांव वाले हैरान रह जाते हैं। प्रकाश एक एक करके सभी गांव वालों के सिर पर जादुई कंघी फेरता है तो सब गांव वालों के सिर पर बाल आ जाते हैं।
धीरे धीरे प्रकाश के बारे में ये सूचना आसपास के सभी गांव और कस्बे वालों को पता चल जाती है। अब जो भी व्यक्ति गंजा होता था वो प्रकाश के पास आ जाता था और उसके बाल उगाते थे। प्रकाश ने अपने नाई के काम को भी अच्छी तरह संभाला हुआ था और वो जादुई कंघी का इस्तेमाल तभी करता था जब किसी को अपना गंजापन दूर करना हो। उसके मन में बिल्कुल भी लालच नहीं था, वो मेहनत से ही काम कर रहा था, पर उसके मन में अभी भी अपने कस्बे वालों को लेकर चिंता बनी हुई थी। मंगत अपना काम करके वहां से जा चुका था। कस्बे के सभी लोग गंजे हो गए थे। फिर एक दिन उन्हें प्रकाश के बारे में पता चला तो सब कस्बे वाले प्रकाश के पास गए। प्रकाश भैया, हमें माफ कर दो, हमने मंगत की बातों में आकर तुम्हारी बात नहीं मानी। तुमने तो हमें समझाने की कोशिश की थी। काश हम सब उस दिन समझ जाते तो मंगत हम सबको ठक्कर नहीं भागता। आप सब चिंता मत करो, आप सबके सिर पर बाल फिर से उगाएंगे। प्रकाश अपने कस्बे के लोगों के सिर पर जादुई कंघी फेरता है और उन सबके बाल उगाते हैं। धीरे धीरे प्रकाश का काम फिर से चल पड़ता है और वो नाई की एक बड़ी दुकान खोल लेता है। प्रकाश आसपास के सभी गांव में मंगत के पोस्टर लगवा देता है ताकि कोई भी मंगत के झांसे में न आए। फिर एक दिन मंगत पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। मंगत बालों की तस्करी करता था और बालों को बेचने का काम करता था। मंगत को उसके किए की सजा मिल जाती है और उसे जेल हो जाती है। सुहानी अपने पिता महेंद्र के साथ रूपनगर में रहती थी। बचपन में जब सुहानी की मां का देहांत हो गया तो उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। सुहानी की सौतेली मां सुधा शादी के बाद अपनी बेटी ज्योति को भी साथ लाई थी। सुहानी और ज्योति अब बड़ी हो चुकी थी। सुहानी देखने में बहुत सुंदर थी। उसके लंबे काले और घने बाल उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते थे। ये देखकर सुधा सुहानी से बहुत ईर्ष्या करती थी। एक दिन, ज्योति, तुझे कितनी बार बोला है तू भी सुहानी जैसे सुंदर बालों वाली बन। देख उसके बाल कितने काले, लंबे और घने हैं। पता नहीं कितने महंगे महंगे इत्र और खुशबू वाली जड़ी बूटियां लाकर दी हुई हैं। पर तुझे घूमने से फुर्सत मिले तो तू बालों पर ध्यान देना। सुहानी को देख कितने सुंदर बाल है उसके। माँ, सुहानी के बाल बचपन से ही बहुत सुंदर हैं। मेरे बाल उसके जैसे नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? सुधा, सुहानी के लिए जो रिश्ते की बात की थी उन लोगों को सुहानी पसंद आ गई है। वो लोग अगले महीने ही विवाह के लिए बोल रहे हैं। मैं सुहानी को ये खुशखबरी बताकर आता हूँ। पिताजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे कोई विवाह नहीं करना। नहीं सुहानी बेटिया, हर कन्या के पिता को ये आस होती है कि उसकी पुत्री विवाह करके सकुशल अपनी ससुराल जाए। और फिर धर्मचंद जी जाने माने व्यापारी हैं, तो उनके पुत्र के साथ बहुत खुश रहेगी। और फिर सुहानी की शादी धर्मचंद जी के बेटे सुमेर चंद के साथ हो जाती है। सुहानी को अच्छा और पैसे वाला घर मिलता देख सुधा जलन से भर जाती है। मेरी पुत्री ज्योति का रिश्ता भी तो इतने बड़े सेठ के घर हो सकता था, पर इस सुहानी की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। मैं भी देखती हूँ इसका विवाह इतने बड़े घराने में कैसे होता है। मेरी ये दवाई अपना असर दिखा देगी। सुहानी, जाओ जल्दी से स्नान कर लो, फिर विवाह के लिए तैयार भी होना है। हे भगवान, मेरे बाल कहाँ गए? मेरे सिर के तो सारे बाल गायब हो गए। ये कैसे हो गया? मैं गंजी हो गई। मेरे बाल कहाँ चले गए? पिताजी, पता नहीं, मैं नहाकर बाहर आई हूँ तो देखा मेरे सिर पर बाल नहीं है। पिताजी, अब मैं क्या करूँ? हे राम, ये क्या हो गया? तुम्हारे बालों से ही तो तुम्हारी सुंदरता थी, अब तुम गंजी हो गई हो। अब तो कोई भी तुमसे विवाह नहीं करेगा। ये सब क्या हो गया प्रभु? मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी बेटी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर उसको ही ये दुख क्यों मिला? सुहानी का रिश्ता टूट जाता है। महेंद्र भी सुहानी को लेकर अब बहुत दुखी रहने लगा था। सुहानी जब अपने पिता को दुखी देखती तो वो भी फूट फूट कर रो पड़ती थी, और ऐसा होते देख सुधा और ज्योति मन ही मन बहुत खुश होती थी। अब तो नगर के लोग भी जब सुहानी को देखते तो उसे गंजी कहकर उससे डर कर भाग जाते। अरे, ये गंजी लड़की कितनी बदसूरत दिखाई पड़ती है। हाँ बहन, इसे देखकर तो डर लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। हे भगवान, सब लोग मेरे से नफरत करते हैं।
मेरे भी सपने थे कि मेरा विवाह होगा, मैं भी अपने ससुराल जाऊंगी। मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। मेरी वजह से मेरे पिताजी भी आज दुखी है। फिर मैं जीकर क्या करूंगी? तभी सुहानी के सामने उसकी माँ प्रकट होती है। माँ, आप कहाँ चली गई थी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर? मैं तुम्हारी मदद के लिए धरती पर आई हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अब तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे बाल दूंगी जिन्हें देखकर लोग तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं तुम्हें सोने चांदी के बाल प्रदान करूंगी। जैसे ही सुहानी की माँ सुहानी के सिर पर हाथ फेरती है, सुहानी के सिर पर सोने चांदी के बाल आ जाते हैं। सोने चांदी के सुनहरे चमकते बाल सुहानी की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। माँ, ये सोने चांदी के बाल तो बहुत खूबसूरत हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे फिर से सुंदर बना दिया। आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। खुशी खुशी अपने घर जाओ सुहानी। अब कभी भी उदास नहीं होना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सुहानी खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ती है। तभी रास्ते में नगर के राजकुमार की सवारी जा रही थी, इसलिए रास्ते पर चलते लोगों को कुछ देर के लिए रुकने के लिए कहा जाता है। नगर के राजकुमार को देखने के लिए कितनी भीड़ लग गई है। भीड़ में से निकलने की कोशिश करती हूँ। ये सोने चांदी के बाल वाली लड़की, अरे भीड़ में इसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा। कितने सुंदर बाल हैं इसके। कहाँ गायब हो गई? हम रथ से उतर कर भी नहीं जा सकते। ओहो, कितने सुंदर बाल थे उसके। वो तो खुद भी कितनी खूबसूरत होगी। सुहानी घर पहुँचती है। मैं अपने बालों को इस दुपट्टे से ढक लेती हूँ, नहीं तो माँ ढेरों सवाल पूछ लेंगी। मैंने इसकी ऐसी हालत कर दी है कि इसे अपने गंजे सिर को छुपाना पड़ता है। माँ, तुमने बहुत सही किया इस सुहानी के बाल गायब करके। सुहानी अपने कमरे में आ जाती है। उधर राजकुमार सूरज सिंह सुहानी के ही ख्यालों में डूबा हुआ होता है। वो सुहानी को याद करते हुए एक तस्वीर बनाता है। राजकुमार सूरज सिंह, आपके स्वयंवर की सारी तैयारियां हो गई हैं। दूर दूर से राजकुमारियों के लिए संदेश भिजवाया गया है। पर ये तुम क्या बना रहे हो? बिना चेहरे की तस्वीर? पिताजी, ये तस्वीर उस लड़की की है जिसके सोने चांदी के बाल हैं, और मैंने निश्चय किया है कि मैं इसी लड़की से विवाह करूंगा। बस मुझे उसे ढूंढना है, और वो कहाँ मिलेगी मैं यही सोच रहा हूँ। पुत्र, सोने चांदी के बाल वाली लड़की सिर्फ कहानियों में होती है। तुम ऐसी लड़की कहाँ ढूंढोगे? ये जिद छोड़ दो। पिताजी, चाहे मुझे पूरे नगर में ऐलान ही क्यों ना करवाना पड़े, मुझे सोने चांदी के बाल वाली लड़की ढूंढनी है। और जिस लड़की के भी बाल सोने चांदी के होंगे मैं उसी से विवाह करूंगा। सेनापति जी, नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए। जिस लड़की के भी बाल सोने चांदी के हैं हम उसी लड़की से विवाह करेंगे। राजकुमार के कहने पर नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है। क्या राजकुमार सूरज सिंह उस लड़की से विवाह करेंगे जिसके बाल सोने चांदी के होंगे? मैं कल ही अपनी बेटी ज्योति के बालों में सोने और चांदी का पानी लगा दूंगी। राजकुमार को क्या पता लगेगा, और विवाह के बाद तो उन्हें ज्योति को स्वीकारना ही होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। सुधा की तरह ही नगर में बहुत सी औरतों ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने अपनी लड़कियों के बालों में सोने और चांदी का पानी लगा दिया। अब तो नगर की बहुत सी लड़कियों के बाल सोने और चांदी के लगने लगे। ये देखकर सेनापति असमंजस में पड़ गया और वो राजकुमार सूरज सिंह के पास पहुंचा। सेनापति जी, पर ये तो गंजी है। सेनापति सुधा की बातों पर ध्यान नहीं देता और ज्योति के साथ साथ वो सुहानी को भी राजमहल ले जाता है। आप सबको मैंने इसलिए आमंत्रित किया है कि मैं अपने लिए उचित वधू ढूंढ सकूं, पर आप सबने ही अपने बाल सोने और चांदी के कर लिए। अब एक एक करके सभी कन्याएं इस फव्वारे के नीचे खड़ी होंगी और बालों की सच्चाई सामने आ जाएगी। ये क्या हो रहा है? अब तो ज्योति की सच्चाई राजकुमार के सामने आ जाएगी कि इसके बालों में सोने चांदी का पानी चढ़ा हुआ है। एक एक करके सभी लड़कियां फव्वारे के नीचे खड़ी होती हैं और उनके बाल धुलकर पहले जैसे हो जाते हैं। बस ये आखिरी लड़की रह गई है राजकुमार, इसे भी फव्वारे के नीचे खड़ा करना है। पर ये तो गंजी है, इसके बाल तो मैंने ये मैं क्या बोलने जा रही थी। इनमें से तो कोई भी लड़की सोने चांदी के बाल वाली नहीं निकली। पता नहीं वो कौन थी। बस ये आखिरी उम्मीद रह गई है। सुहानी घबराते हुए सिर से अपना दुपट्टा उतारती है। सुधा और नगर के सभी लोगों की निगाहें सुहानी के सोने चांदी के बाल देखकर दंग रह जाती हैं। सुहानी फव्वारे के नीचे खड़ी हो जाती है। उसके बाल तो सचमुच सोने चांदी के थे। ये देखकर राजकुमार खुश हो जाता है। हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं, क्या तुम्हें मंजूर है? आपको पति के रूप में पाना मेरा सौभाग्य है, पर मेरे बिना पिताजी। सुहानी बेटी, अब वक्त आ गया है तो इस दुख भरी जिंदगी से आजाद हो जाए और खुली हवा में सांस ले सके। तुझे जीवन में बहुत दुख मिले हैं, पर अब राजकुमार सूरज सिंह के साथ विवाह करके तुम बहुत खुश रहोगी।
सदा खुश रहो मेरी बच्ची। सुहानी को उसकी अच्छाई का फल मिल जाता है और राजकुमार सूरज सिंह के साथ उसका विवाह